सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले सलाम और खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी सिंध असम्बली के मेंबरान को, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन लिखने और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रोज़े के लिए करारदाद पेश की गई है। पिछले हफ्ते पंजाब असम्बली के इक़दाम पर नासिर हुसैन शाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमतों की अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और ऐसा ही सिंध असम्बली में हुआ भी। मोहम्मद हुसैन मेहनती, नुसरत सहर अब्बासी, फिरदौस शमीम नकवी साहब और दीगर अराकीन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। खुसूसन सियासत में एक दूसरे की अच्छी चीज़ को अवामुन्नास की बेहतरी के लिए फ़ॉलो करना न सिर्फ बेहतरीन इक़दाम, बल्कि इससे बाहमी इत्तेफाक और माशरे में मोहब्बत की फ़ज़ा भी पैदा होती है। बहुत अच्छी करारदाद पेश की गई है। अब सिंध के मेंबरान तालीमी निज़ाम पर भी तवज्जो दें, जहाँ असल जहन साजी होती है। पंजाब असम्बली में इसके लिए बाकायदा कानून बन गया है। मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है, नासिर हुसैन शाह साहब ने पंजाब में उलमा बोर्ड के इनेकाद को सराहते हुए मेरे ही प्रोग्राम में ऐसा ही एक बोर्ड सिंध में भी बनाने का वादा किया था, उसे पूरा करें प्लीज़। सिंध में भी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड तश्कील दिया जाए और इस्लामी मवाद किताबों में उलमा की मंजूरी के साथ दर्ज हो, ताकि कोई भी शैतानी जहन हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को वरगलाने से बाज रहे। KPK और बलूचिस्तान भी, वहाँ भी मैं ऐसे ही इक़दामात की उम्मीद करती हूँ। आज की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, सारे इलाके जो हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनका प्लाज्मा लिया जाता है। शरअन ये उनके लिए हराम है बेचना। बाकी खरीदने वाला जो है वो तो मजबूर है, बीमार है, वो तो ले लेगा। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास वसाइल की कमी है या फिर इंसानियत। हम खुद को इंसान कहते हैं और फिर दीन हक का पैरोकार मानते हैं, लेकिन रमज़ान आ जाए तो जिससे जितना बन पड़ता है लोगों को लूटता है। ईद उल अज़हा आ जाए तो जानवर से लेकर गाड़ियाँ पार्क करने और चारे तक के डबल पैसे लूट कर ही दिल को बड़ा सुकून मिलता है। क्या हम बहसियत कौम कभी अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र अपना ही नहीं सकें? कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। आजकल कोरोना की वबा ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। घरों में मातम है, मसाजिद में दुआएं हो रही हैं, मगर हमने इस वबा को भी कमाने का ज़रिया बना लिया है। अफसोस, सिर्फ अफसोस हमारी जहनी पस्ती पर। अभी तक दुनिया में कोरोना का सबसे कामयाब इलाज का तरीक़ा प्लाज्मा थेरेपी को कहा जा रहा है, पैसिव इम्यूनाइजेशन को कहा जा रहा है, मगर अब पाकिस्तान में इसका भी गंदा धंधा शुरू हो गया है। प्लाज्मा 2 से 8 लाख रुपए तक में बेचा जा रहा है। उलमा की राय इस पर खुलकर सामने आ चुकी है। वो इस अमल को हराम करार दे रहे हैं, मगर जनाब, जिनके ज़मीर जिंदा हों भला वो ऐसा काम करेगा ही क्यों? और जो मुर्दा दिल हैं भला उन पर इन बातों का असर होगा ही क्यों? हम मास्क, सैनिटाइजर्स, मेडिकेटेड डेटॉल और पेट्रोल तक ज़ख़ीरा करके आवाम को महंगा बेचते हैं। कभी नहीं सोचते कि ऐसा करने वालों पर भी तो बुरा वक्त आ सकता है। यहाँ मुझे TV पर देखा हुआ एक सीन याद आ गया है नाज़रीन। गाड़ी में एक साहब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें एक एम्बुलेंस रास्ता देने के लिए हॉर्न देती है, तो वो ये देखकर उसे रास्ता नहीं देते कि एम्बुलेंस तो खाली है, मरीज़ तो है ही नहीं इसमें, तो फिर भला रास्ता क्यों दिया जाए। खैर से वो किसी न किसी तरीके से उस ट्रैफिक से निकलकर घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जनाब के छोटे भाई घर के बाहर बड़ी परेशानी की हालत में खड़े हुए हैं। पूछने पर मालूम होता है कि उनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एम्बुलेंस को बुलाया, मगर वो काफ़ी देर के बाद भी अब तक नहीं पहुंची, और देखते ही देखते वो एम्बुलेंस उनके घर पर रुकती है, जिसे वो शख्स जाने की जगह नहीं दे रहा था। लेकिन उस वक्त अफसोस करने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। समझ आया कुछ आप लोगों को? आज जो लोग प्लाज्मा को लेकर या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स
जो इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, एक एक दिन के 1000 रुपए वसूल कर रहे हैं, हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं, लाखों में वसूल कर रहे हैं, जब उन अस्पतालों में ज्यादातर ट्रस्ट हैं जिनको जमीनें तक हुकूमत ने फराहम की हुई हैं, इस वक्त में तो उन्हें अपना हक अदा करना चाहिए, कोरोना का मुफ्त इलाज करना चाहिए। वो भी याद रखें कि कहीं देर ना हो जाए। मैंने कुछ नाज़रीन कुछ निकाले ज़रा आदाद शुमार कि इस वक्त मामलात हैं क्या, असल कीमत उन चीज़ों की है क्या जो इस वक्त कोरोना जैसी वबा, आलमी वबा, सारी दुनिया परेशान है, लेकिन यहाँ हमारे पास माशाल्लाह क्या कहिए मुनाफाखोरों का कि जिनका दिल इस बात पर भी नहीं धड़कता कि वो कर क्या रहे हैं। अब ज़रा आप देख लीजिए, कोरोना किट सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जो इसकी असल कीमत है $14 यानी पाकिस्तानी 2303 रुपये बनते हैं। अब अगर मैं जाती हूँ और मैं इनको देखती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो नाज़रीन 5000 रुपये से 12000 रुपये तक, कहीं 6000 रुपये भी लिए जा रहे हैं, कहीं 8000 रुपये भी लिए जा रहे हैं, कहीं 9000 रुपये भी लिए जा रहे हैं। और एक किट जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई जो $14 की है, $14 की है, उस एक किट में 10 टेस्ट हो सकते हैं। ये भी ज़रा जहन में रखिएगा, यानी 2303 रुपये में 10 लोगों का टेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक शख्स से उसकी चमड़ी इतनी उधेड़ी जा रही है कि 9000 से 12000 रुपये तक इस सिर्फ वबा के टेस्ट के लिए लिए जा रही है। इसके साथ साथ ऑक्सीमीटर जिसकी नाज़रीन ज़रूरत है, लोग घरों के अंदर हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, अब घरों के अंदर ही लोगों को ऑक्सीमीटर चेक कर सकें कि उनका ऑक्सीजन सही है नहीं है, ऑक्सीजन लेवल पर है या नहीं है। 1200 रुपये उसकी प्राइस हुआ करती थी, इस वक्त 8000 से 12000, 16000, 20000 में गनीमत है कि अगर लोगों को मिल जाए। सिलेंडर 2000 या 2500 रुपये इसकी प्राइस होती थी, अभी 35000 रुपये का भी ये नायाब हुआ। भाई ये हाल है हमारे पास। मौलाना ताहिर अशरफी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। उलमा प्लाज्मा के हवाले से जो पिछले 4-5 दिनों से इस तरह की भी मौलाना साहब हमारे पास खबरें आ रही हैं, हम ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि लोग अपने आप को पहले ये साबित करते हैं कि उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी तरह से कुछ डोनर्स आते हैं, वो बेचारे एक्टिव होते हैं, किसी न किसी तरीके से प्लाज्मा अरेंज करते हैं, और दूसरे लोग जो अपने आप को इफेक्टेड बता रहे थे वो आगे 2 लाख, 4 लाख और 8-8 लाख रुपये तक का प्लाज्मा बेच रहे हैं। उलमा ऑलरेडी इस बारे में अपनी राय बता चुके हैं, फतवा दे चुके हैं। मौलाना साहब ज़रा उन तमाम ऐसे लोगों की तस्दीक कीजिएगा, उनको बताइएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, पहले भी उलमा ने कहा और आज भी पाकिस्तान उलमा काउंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने फतवा जारी किया है बाकायदा, और इसकी ज़रूरत इसीलिए पेश आई कि बाज़ लोग अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे या इस दुनिया से जो है वो जलील होंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो होंगे ही, कि जिन्होंने इस अमल को भी तिजारत बना लिया। ऐसा अमल शरअन कानूनन हराम है, नाजायज है कि अगर आप प्लाज्मा जो है वो इस तरह उसकी खरीदो फरोख्त करें और इस तरह उसको बेचें। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो हस्पताल और डॉक्टर इस खरीदो फरोख्त में शामिल हो रहे हैं उनको और ऐसे लोगों को हुकूमत इबरत का निशान। मौलाना साहब मैं पता कलामी कर रही हूँ, माजरत चाहूंगी आपसे। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं खरीदो फरोख्त करने वाले के लिए तो ये फतवा मौजूद, आप अपनी राय दे चुके हैं, जो खरीद रहा है क्या वो भी गुनाह कर रहा है? नहीं, देखिए, अब खरीदार 2 तरह के हैं। एक वो खरीदार है जो इस बेचारे के पास तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो समझता है ये आखिरी उसके पास एक चीज है, और एक वो खरीदार है जो एक से ले रहा है फिर आगे भी फरोख्त कर रहा है, यानी तीसरी जगह पे वो आ गया ना, ये मिडल मैन जिसे हम कहते हैं। एक वो भी है कि जो खरीद रहा है फिर और फिर उसके बाद आगे बेच रहा है। तो एक है हाजतमंद, जरूरतमंद, उस बेचारे की तो प्रॉब्लम हमें समझ आती है, वो हालत इस्तरार में है। लेकिन ये जो बीच में कारोबार बना लिया है, मैं आज एक बात अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाली है और मैं चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए अल्लाह करे कि कोई हमारे जो साहिब इख्तियार है वो सुने कि लोग तो मर रहे हैं, लोग तो बीमार हो रहे हैं। तो भाई वो अस्पताल जो जिसके 5000 का बेड था वो 1 लाख का बेड दे रहा है, जिसके यहाँ 2000 का इलाज था वो 10,000 ले रहा है, जो टीका 5000 का था वो 50,000 का मिल रहा है। तो ऐसा करने वाले 2, 4, 10 लोगों को निशान इबरत बना दे आप खुदा के लिए। वरना आपके यहाँ रमजान आता था तो आपके यहाँ खजूर महंगी होती थी, आपके यहाँ नींबू महंगा हो जाता था, आटा चीनी। अब इसका मतलब है कल
कोई बुखार आ जाएगा, किसी को पोलियो का मसला होगा, और हर चीज आप जो है उसको इस अंदाज में ले जा रहे हैं। मैं अवामुन्नास से भी कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से, मौलाना साहब वैसे तो अल्लाह रब्बुल जलाल से हमेशा हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए, महफूज रहने की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के मंजर कशी आप कर रहे हैं जिन बातों की तरफ, तो उससे तो अल्लाह रब्बुल जलाल से कि बारहा दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे मुल्क, हमारी कौम को इन तमाम बीमारियों से, तमाम वबाओं से बचाए, कि हमें वबा और बीमारी शायद इतना ना मारेगी जितना लोगों की बेहिसी मार डालेगी। आप जिस इंजेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, 400 mg का वो इंजेक्शन जो 12,000 रुपए में मिला करता था, वो आज 6 लाख और 8 लाख रुपए तक मिल रहा है। मौलाना साहब, इस हद तक मामलात बिगड़ चुके हैं। फ़ख्र आलम साहब भी इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन्हें भी खुशामदीद। फ़ख्र आलम, आपने जिस तरह से ट्विटर पर अस्पतालों की जानिब से जो लूट मार मचाई जा रही है, किस तरह से 12-12, 18-18 लाख रुपए के बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं 9-9, 10-10 दिन के, एक तरफ आपने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, दूसरी तरफ हम ये मसला देखते हैं कि प्लाज्मा जो लोगों को डोनेट करने के लिए, अतिया करने के लिए बात की जा रही है, वो भी 2 लाख, 4 लाख और 8-8 लाख रुपए का बिक रहा है। तो क्या हम 73 सालों में अभी तक एक कौम नहीं बन पाए हैं कि ये एक नेशनल इशू बना हुआ है ना, ये कौमी इशू बना हुआ है तमाम लोगों के लिए, लेकिन हम अब तक इस पर सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, सिर्फ मुनाफाखोरी सोच रहे हैं? जी सामने को बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं। बहुत दुख की बात है कि इतने सालों के बाद भी हम इस दहलीज पे खड़े हैं आज, कि हर कोई अपना अपना सोच रहा है। लेकिन एक सेकंड के लिए ना मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जैसे गरीब लोगों को ये ब्लेम करना कि वो अपने प्लाज्मा के लिए पैसे मांग रहे हैं 2 लाख 3 लाख, तो वो इस वजह से मांग रहे हैं बहन के जो हालात, सूरत हाल, जो मुआशी सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क के अंदर, जो मतलब पिछले कुछ महीनों से, और ये फिर जब ये कोविड-19 की वजह से जिस तरह पूरी दुनिया की मईशत तबाह हुई है, उसके बाद से जो मुआशी हालात हो गए ना, तो अगर किसी को कोविड हो गया उसको अब ये नजर आ गया कि अच्छा यार मुझे और कहीं नहीं तो शायद प्लाज्मा से ही पैसे मिल जाए, मैं शायद इधर से ही कुछ पैसे कमा लूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मैंने एक ऐसे नौजवान से मिला जिनको पेशेंट जीरो कहते हैं, उन्होंने 2 दफा अपना प्लाज्मा जो है डोनेट किया अभी तक अपने खुद वॉलंटरीली। तो हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, आपकी बात को आपने जो एक तरफ निशानदेही की ना कि कुछ लोग, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो चलें ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन मैं तो उस तरफ बात कर रही हूँ कि जो लोग खुद पहले पेशेंट बनकर लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, अतिया के तौर पर वो दे रहे हैं, और फिर आगे जो लोग उनसे ले रहे हैं वो बेच रहे हैं, मतलब ना उनका कोरोना पेशेंट से कोई लेना देना, ना वो खुद इस चीज से इफेक्टेड हुए हैं, वो बेच रहे हैं, वो अपना फायदा सोच रहे हैं। ऐसे लोग इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो मौके का फायदा उठा के मिडिल मैन बन गए ना इस वक्त, उनके साथ शदीद सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करने की शदीद जरूरत है। अस्पतालों को जो है उनको पाबंद करने की जरूरत है, इन चीजों को रोकने की जरूरत है। ये सब कुछ कौन करता है? कौन करता है इन्फोर्स लॉ को? कौन करता है मुल्क की चीजों को इन्फोर्स? कौन करता है अवाम को? अगर वो अवाम बात ना मान रही हो तो कौन मनवाता है ये सारी चीजें? कोई कानून ना फॉलो कर रहा हो, लॉ ना फॉलो कर रहा हो, SOP फॉलो ना कर रहा हो, अपनी गाड़ी अपनी लेन में ना चला रहा हो, गाड़ी रेड लाइट पे ना रोके, कानून तोड़े, उसको कौन रोकता है? रियासत ऑब्वियसली, हुकूमती इदारे रोकते हैं ना। ये काम तो हुकूमती इदारों का है। अगर हुकूमती इदारे जो है वो इतने बेबस हैं और इतने आउट ऑफ उनके बेचारों के हाथ से बाहर निकल गई ये सिचुएशन, तो बजाय इसके कि वो लोगों को इंगेज करके, हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहन एक और मसला हो गया, और वो मसला ये हो गया कि हमने सबको कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के इशू को इतना ज्यादा सियासी बना दिया, हर कोई एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे मसरूफ, हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने पे मसरूफ, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मसरूफ। नहीं की तो किसी ने कौमी बात नहीं की, एक कोई यूनिलैटरल मैसेज नहीं भेजा, एक यूनिसन का यूनिटी का मैसेज नहीं भेजा कि हम सब इस मुश्किल वक्त में, इस नेशनल हेल्थ क्राइसिस के अंदर एक कौम है, हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। किसी ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया कि हम ये कह सके वो कि आप यूथ को इंगेज करके, और यूथ को आपने एक, अगर मैं हुकूमत से नहीं तनकीद करा, लेकिन एक फोर्स बनाई गई, उसको भी पॉलिटिकल रंग मिल गया, क्योंकि उसका नाम भी एक पॉलिटिकल सा नाम उसके साथ एफिलिएट कर दिया गया। ये आपका गलत, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी। हमें तो इस वक्त सबको इकट्ठा करना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान को एक साथ यकजा करना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि जनाब सारी सियासत एक तरफ, हम सियासत लड़ लेंगे, हम एक दूसरे के साथ बदतमीजियां कर लेंगे, हम एक दूसरे को
डुबो देंगे, हम एक दूसरे का एहतसाब कर लेंगे। पहले इस वबा से निकल आए, पहले इन हालात से निकल आए, पहले इस मुश्किल से निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है कि इस वक्त सब एक हो जाएं, उसके बाद जितने भी मामलात हैं लेट इट बी होते रहेंगे। साकिब अंसारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इतना ज़्यादा माशाल्लाह काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, अब प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो ये बहुत अजीबोगरीब इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से ये प्लाज्मा की खरीदो फरोख्त का आगाज़ हो चुका है, अब हमें तो ये तक पता चल रहा है, ये तक सुनने में आ रहा है कि प्लाज्मा की क्वालिटी का भी कोई सिलसिला होता है। अगर खुदा न खास्ता ये ख़राब क्वालिटी का प्लाज्मा हो तो पेशेंट की जान जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो जिस तरह से खरीदो फरोख्त हो रही है, कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिलसिला है कि इसे चेक भी किया जाए, इसकी क्वालिटी को भी देखा जाए, या फिर बस ऐसे ही लगा दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये एक बहुत फिक्र की बात है। WHO की स्टेटमेंट है कि blood should be completely voluntarily, there should be no monetary benefit of the blood and no emotional blackmailing, or there should be no emotional touch in the blood bank, in the blood banking. तो क्योंकि प्लाज्मा भी ब्लड प्रोडक्ट है, उनकी जो 3-4 प्रोडक्ट्स बनती हैं, 3 प्रोडक्ट्स, प्लेटेड, प्लाज्मा और रेड सेल्स, उनमें से प्लाज्मा होता है। तो इसके लिए WHO की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। यहाँ हम इस बात को जरूर जिक्र करेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, उससे तमाम इंसानियत की जिंदगी बचाई। चनाचा वो बहादुर याया हुसैनी जैसे, याया जाफरी जैसे डोनर्स जिन्होंने आगे बढ़ के मुल्क में खुशगवार तासुर पैदा किया, हमें उसको कायम रखना है और हमारे नौजवानों को भी इसको कायम रखना है। मैं यकीनन आपसे एग्री करता हूँ कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं। हमारे पास पाकिस्तान में पहले ज़माने में खरीदो फरोख्त हुआ करती थी ब्लड की, मगर फिर वो दौर आया कि मोस्टली ब्लड एक्सचेंज के ऊपर चल रहा होता है कि कोई देर आपको ब्लड देता है तो फिर आप ब्लड लेते हैं, इसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वाला ब्लड बैंकिंग तो पाकिस्तान में हो रहा है, मगर इंग्लिस्तान में ऑलमोस्ट 100% ब्लड बैंकिंग, वॉलंटरी ब्लड बैंकिंग होता है। आज किरण को 4 महीने हो गए ब्लड दिए हुए, उन्होंने अपनी डेट देखी, हाँ 4 अप्रैल है, मुझे 4 महीने हो गए, मुझे तो आज ब्लड देने जाना है, और फिर वो ब्लड देने जाती हैं। तो इस तरह से यूरोप में और डेवलप कंट्रीज में काम किया जाता है। मैं यहाँ पॉजिटिव एंड पे जरूर बात करूंगा। मुझे बेशुमार लोगों ने रब्ता किया और नौजवानों ने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के कि हमें वॉलंटरली ब्लड देना है, प्लाज्मा देना है, और यही चीज कराची में बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस की गई कि एक भी करप्शन का या खरीदो फरोख्त का कोई मामला हमें कराची के लेवल के ऊपर नहीं मिला। बकिया पाकिस्तान में अगर कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं तो देखिए, वो तो जब स्टेट में हमारे घर में जब भी चोरी हुई, कभी चोर पकड़ नहीं गया, हमारी जितनी गाड़ियां चोरी हुई कोई गाड़ी वापस नहीं मिली। तो करप्शन तो है मुल्क में ना, मगर गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ड्रैब के थ्रू प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इसको रिसर्च फॉर्म में, स्टडी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए। हर मरीज को हर वक्त हर तरह से प्लाज्मा नहीं दिया जा सकता। ये तालीम होना, ये मालूम होना जरूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए और मुआशरे के लिए भी, कि वो दूसरे पेशेंट जिसको लगना है उसके लिए खतरनाक ना साबित हो। सर, आपने कहा कि कराची के नौजवान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो राब्ता कर रहे हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। बहुत सारे हमारे माशाल्लाह सियासतदान हैं जिनको कोरोना हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतियाब भी हो गए। उनमें से किसी ने आपके पास इत्तलात हैं अपना प्लाज्मा डोनेट किया हो या उन्होंने बात की हो? क्योंकि फैसल सब्जवारी साहब 2-3 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि इंशाल्लाह मैं सेहतमंद होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट ज़रूर करूंगा। लेकिन इसके अलावा जो अब तक सेहतमंद हो चुके हैं, क्या उनमें से किसी की इत्तला है आपके पास, किसी ने प्लाज्मा डोनेट किया है? नहीं, देखिए, मैंने नौजवान बच्चों की बात की है और हमारे सियासतदानों की एवरेज एज 60+ है, तो हमारे किसी सियासतदान ने इस सिलसिले में कोई रब्ता नहीं किया। डॉक्टर साहब, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। नहीं, मैंने इसकी कि नहीं, हमने नौजवानों की तरफ से बहुत सी ऑफर्स आई हैं। आप कह रहे 60+ हैं, अगर हमारे पॉलिटिशियंस ओवरऑल, तो क्या 60+ प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं सर? आप लेस लाइकली नहीं करते आमतौर पे, और नहीं लिया जाता 60 साल से ऊपर की उम्र में। इंग्लिस्तान में 70 साल तक की एज है ब्लड देने की, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छी होती है। मगर मैंने थोड़े लाइटर मूड में कहा था कि नौजवान सियासतदान कम है और 60 साल की उम्र की एवरेज सियासतदान है पाकिस्तान में,
तो इसलिए नौजवानों ने बड़ी तादाद में रब्ता भी किया। ठीक है साकिब साहब, साथ ही मौजूद रहिए, फ़खरे आलम भी मेरे साथ ही मौजूद हैं, मौलाना ताहिर अशरफी भी प्रोग्राम का हिस्सा है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, इस बात को। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है तब से रोज़ाना की बुनियाद पर तकलीफ दे सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और आज जिस मौजू को हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गैर इंसानी भी है कि इस वक्त जब सबको एक होना चाहिए, एक दूसरे का एहसास और ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर जिसका जितना बन पड़ रहा है उतना वो मुनाफा कमा रहा है। जैसे कि हम एक जाने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हालात देख रहे हैं, दूसरे जाने प्लाज्मा ख़रीदने और बेचने वालों को देख रहे हैं। फ़खरे आलम, चूँकि आप इस पर आवाज़ उठा चुके हैं, आपने आवाज़ उठाई है, आप बार बार इस पर बात करें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये हेल्थ केयर कमीशन, इनका जो बुनियादी काम होता है वो यही होता है ना कि अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाइंसाफ़ी कर रहे हों तो ये हेल्थ केयर कमीशंस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। अब गालिबन पंजाब में भी ये मौजूद है, इस्लामाबाद में भी ये मौजूद है, हॉस्पिटल्स को नोटिस भी गालिबन जारी किए जा रहे हैं, सिंध में भी ये मौजूद है। तो क्या हेल्थ केयर कमीशन अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहा जो हमें ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बेज़ाब्तगियाँ इतनी हद तक नज़र आ रही हैं? जी, वाज़े तौर पे नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो मैं ना ये ट्वीट कर रहा होता, ना आप ये प्रोग्राम कर रही होती, ना हम इस वक्त इतने गम और गुस्से में बैठे होते सारे के सारे। अगर ये सारे इदारे अपना काम कर रहे होते। मसला ये है कि इनके काम करने से पहले एक और बात बयान कर लेते हैं, और वो ये कर लेते हैं कि क्या हमारे जो निजी अस्पताल हैं उनको खुद ये एहसास नहीं होना चाहिए कि जनाब सूरत हाल बड़ी गंभीर है, मुल्क को एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस का सामना है। नॉर्मल हालात में जो हम 20%, 25% या 30% का मुनाफा कमाते हैं, इस वक्त चूंकि ये कौम जो है, इस कौम को बहुत सख्त मुश्किल का सामना है, हम अपनी कौम के साथ खड़े होंगे। हम इन दिनों में अपना मुनाफा कम कर लेते हैं, हम 8% और 7% के ऊपर काम करेंगे। इधर तो उल्टी गंगा बह रही है, इधर तो 500%, 400%, तो 600 हो रहा है। आगे से प्राइवेट अस्पताल वाले ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो काम ही प्राइवेट है, ये तो हमने गरीबों के लिए थोड़ी बनाया है, ये तो हमारा है ही बिजनेस, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। मैं इनसे ये अर्ज करता हूँ कि जनाबे वाला बहुत अच्छी बात है, आप करें, आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन खुदा का खौफ कर ले थोड़ा सा। जिस कौम से आप पैसे कमाते, इस कौम का इतना बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया और आप भी उसी कौम का हिस्सा है। इस वक्त आपको तो खुद वॉलंटरीली आपको हुकूमत की तरफ देखने की टाइम, आपको आपके पास ये अब जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि आप हुकूमत का वेट करते कि हुकूमत आएगी, उनका कोई इदारा आके हमसे सख्ती करेगा, हमें पाबंद करेगा, तो फिर हम उससे कुछ चीजें जो है अपने जाविये दुरुस्त करेंगे। मतलब किस किस्म की बेहंगम, बेहुदा और नहायत ही नाशाइस्ता किस्म की बिलिंग हो रही है। मैं आपसे लेकिन फकर आप ये देखिए ना कि वो हॉस्पिटल्स, जी वो हॉस्पिटल्स, ज्यादातर हॉस्पिटल्स मौजूद है, जी ज्यादातर हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल्स फ़खरे आलम ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीनें हुकूमत ने उनको दी हुई है, ट्रस्ट हैं, फंड्स पर चल रहे हैं, उनको इस वक्त चाहिए कि वो आवाम की बाकायदा खिदमत करें, बजाय इसके वो 500 और 600 रुपए का 600% मुनाफा रख रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं सबको, बल्कि मैं ये कह के थक गया हूँ, पिछले 3 दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ, बजाय ये कि गौर से बात को सोचा जाए और समझा जाए। मैं ये प्राइवेट अस्पतालों से एक बात उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जनाब ना इतना लोगों को उनकी पीठ जो है दीवार तक लगाएं, ये ना हो कि ये प्राइवेट अस्पतालों को आग लगानी और उधर तोड़ फोड़ शुरू कर दें। ऑलरेडी हम जल्दियां देख चुके हैं। मत मजबूर करें इन लोगों को। आपकी आवाम जो है वो नहायत ही मुश्किल हालात का सामना कर रही है, मईशत की ऐसी की तैसी फिर चुकी है, मुल्क के अंदर सूरत हाल गंभीर है। मत इनको इस इम्तिहान में डालें। आप मजीद के एक बंदा अपने प्यारे को आपके अस्पताल के दरवाजे पे लाए और आप कहें कि जनाब 10 लाख रुपए जमा कराओगे तो भाई परमिशन मिलेगा अंदर, हम लेंगे, इनको जमा कराएंगे, वरना कहीं और ले जाओ। यार खुदा का खौफ करें, किस किस्म की बात है ये? मैं कह रहा था आपके कैमरामैन है, आपके कैमरामैन की क्या तनख्वाह होगी? 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितनी भी, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए भी चले कैमरे में हमारी किसी की तनख्वाह हो जाए, क्या 5 लाख रुपए वाली तनख्वाह वाला आदमी भी क्या इस वक्त किसी तरीके से 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं? गुजारा नहीं हो सकता। ये किस किस्म की बात है? मैं फिर इसीलिए मुझे अजीब सा लगता है कि जो हमारे जो आप बात करें फ़खरे आलम साहब, मेरी तो ये दुआ है अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए
कि अवाम को कानून अपने हाथ में लेना पड़े, ये तोड़ फोड़ करें, अल्लाह करे कि उससे पहले ही ये मुनाफाखोरों के दिलों में रहम आ जाए अवाम के लिए। साकिब साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। सर मुझे ये बताइएगा, आप लोगों की जानिब से इस वक्त क्या किया जा रहा है, क्या मैकेनिज़्म है आपका, और साथ साथ ये बताइए कि अगर लोग चाह रहे हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करना तो उसके लिए किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हुकूमत की जानिब से जो ये एक फैसला किया जा रहा है हॉट स्पॉट को सील करने का, आप समझते हैं ये दुरुस्त हिकमत अमली साबित होगी? किसको सील करने का आप दोहराइएगा? हॉट स्पॉट्स जहां पर ज्यादा केसेस निकलेंगे उस जगह को सील कर दिया जाएगा। जी अच्छा, इसमें दो बातें मैं यहाँ पे रखूंगा जी। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है कि हेल्पलाइन होती है, उससे लोग रब्ता करते हैं और उनको प्लाज्मा चाहिए होता है। डॉक्टर्स खासतौर पे जो इंटेंसिविस्ट हैं कराची में, इंटेंसिव केयर यूनिट के डॉक्टर्स, वो अपना ग्रुप बताते हैं और उस हिसाब से उनको प्लाज्मा अरेंज करके एक्सचेंज में दे दिया जाता है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कोई डोनर ला दीजिए, कभी देते हैं कभी नहीं देते। तो इस तरह से ये एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, सिंध गवर्नमेंट ने, और फिर फेडरल में ड्रैफ्ट ने उसको अप्रूव किया, और यहाँ पे तो मैकेनिज्म बड़े फिक्स तरीके से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई करप्शन का नोट नहीं देखा। थोड़ा सा क्योंकि नेशनल आपका सबसे बड़ा चैनल है, मैं समय सबसे ज्यादा सुना और जाने वाला है, मैं इसमें थोड़ा सा अपनी हम्बल, जब डिस्कशन होता है तो दो राय आती हैं। एक राय आप लोगों ने दी, दूसरी राय हमारी है कि जी हेल्थ पूरी दुनिया में स्टेट की जिम्मेदारी है। हेल्थ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी चौधरी के अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है। हेल्थ सरकार की जिम्मेदारी है। पूरी कनाडा चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, गल्फ चले जाएं, हमारे मुल्क में अगर प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को आप लोग इस तरह धमकियां देंगे टीवी के ऊपर, मैं फखरे आलम साहब से कह रहा हूँ, अगर आप ये कहेंगे कि लोग खिड़कियां तोड़ देंगे, भाई खिड़कियां तो पहले ही तोड़ रहे हैं, हमारी कौम तो पहले ही जाहिल हुई है, फिर आपकी गुफ्तगू उनको और बरकला रही है। आप क्या काम करते हैं फखरे आलम साहब? क्या आपने कोई नेशनल सॉन्ग टॉप इन द वर्ल्ड फ्री में बना के दिया? पीएसएल में अगर हमें जरूरत थी तो आप लोग उस वक्त आपके सिंगर्स लड़ रहे थे, 40 लाख 50 लाख में गाने बना रहे थे। अब हम कहें कि उन सिंगर्स को लोग निकल के मारेंगे, हम कोई अच्छी बात करेंगे? हम कोई अखलाकियात की बात करेंगे? आई एम सॉरी सर, आई हैव सो मच रिजर्वेशन। एक मिनट रुक जाइए, हमें हमारी बात पूरी होने दीजिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए। निकले नहीं, रुके इस बात को जरा मैं हम लाजमी रोकेंगे, आप मेरी बात को समझे नहीं है। इस वक्त मैं आपकी बात को फखरे आलम साहब बिल्कुल आप बिल्कुल इस बात का जवाब दीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। साकिब साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए। साकिब साहब वो खदशा जाहिर कर रहे थे कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप बात अपनी मुकम्मल कीजिए, फिर फखरे आलम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जरूर इस बात। 70% पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल जनरल प्रैक्टिशनर्स ने संभाला है। बचपन में जिससे जाके आप टीका लगाते थे, आपके गली मेले का डॉक्टर था, वो प्राइवेट था, सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते थे। अगर हमें हिम्मत है तो हम बात करें सरकार से, सरकार की आंखों में डाल के बात करें कि जब 3 महीना हो गया है, क्या डेवलपमेंट किया आपने कोविड की ट्रीटमेंट में, क्या मैनेजमेंट, कितने अरब का आपको बजट आया, वो डिस्कशन आज क्यों नहीं हो रहा है? उन अस्पतालों के लिए जिनके लिए अपनी तनख्वाहें निकालना मुश्किल हुआ है, उनके लिए जिनके लिए सर्वाइव होना मुश्किल हुआ है, और कम से कम कराची की हद तक आप कोई करप्शन नहीं दिखा सकते। कराची की हद तक मिनिमम आपको कंप्लेंट्स नजर आएंगी, ह्यूमन एरर नजर आएंगे, करप्शन नजर नहीं आएंगे। ये हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। पूरा कराची का मीडिया यहाँ मौजूद है, चलिए कराची के किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज से बात कर लीजिए। जी प्लीज गो अहेड। फखरे आलम साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। जनाब, पहली बात तो ये है कि पीएसएल और पता नहीं ये जो आपने की है बड़ी कोई लॉजिकल सी बात की है। आपका पेशा जो है इंसानियत की खिदमत करने वाला पेशा है, सबसे पहली बात तो ये। और मैंने क्या किया है अपने मुल्क के लिए, उसकी बहुत बड़ी तारीफ मौजूद है। उसको कभी आप फिर जाके उसका मुताला कीजिएगा, शायद आपको कुछ अच्छी चीजें उसमें लगे। मैं जिस बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जिस सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं, और वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जो चीखें निकली है अचानक, वो इसलिए निकली है कि मैंने वो जो बिल शेयर किया, और जो मेरे पास कुछ 15 और बिल आ गए हैं। इस्लामाबाद का एक अस्पताल का 16 दिन का 32 लाख रुपए का बिल है, लाहौर के एक अस्पताल का 24 लाख रुपए का बिल है। अपना क्या नाम है, अस्पतालों के बाहर लोगों की उनके लवाकिन जो है वो लाशें मांग रहे हैं, उनको दी नहीं जा रही कि आप पहले बिल्स अपने सेटल करें। ये इसी मुल्क में होता है। एक चीज से मैं इनकी जरूर एग्री करता हूँ कि जो सेहत और तालीम का शोबा है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारी रियासत की जिम्मेदारी होती है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में साल हर साल जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसके अंदर मुकम्मल फेलियर होता रहा, जिसकी वजह से बोथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में निजी इदारों ने अपनी एक इंडस्ट्री कायम कर ली। अब मैं हुकूमत से सिर्फ ये कहता हूँ कि जनाब, मान लिया आप लोग चले रह गए, फेल हो गए, जो भी वजूहात थी वो एक अलग गुफ्तगू है कि किस वजह से, किन की नालायकियों की वजह से ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने निजी अस्पतालों को, निजी स्कूल और कॉलेजेस को जब इतनी छूट दे दी, आपने स्पेस दे दी क्योंकि आप नाकाम हो गए, तो कम से कम आप अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपनी आबादी, अपने सिटीजन्स के लिए, वो लोग जिनको आप जमहूरियत का शरचश्मा कहते हैं, क्योंकि आवाम होती है, उनके लिए कम से कम आप ये इकदाम तो कर सकते थे कि इन इदारों को, खा वो अस्पताल हो प्राइवेट या वो स्कूल और कॉलेजेस हो, कि उनको रेगुलेट सही तरीके से किया जाए। उनको ये कहा जाए कि जनाबे वाला, अभी जिस तरह अब ये इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है। अमेरिका में क्या हुआ, आप कहते हैं कि अमेरिका में वो है ना हेल्थ केयर उनका अपना, अमेरिका में ये हुआ कि अमेरिकन सदर ने इन्वोक किया वो आर्टिकल जिसके तहत उसने अमेरिका की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को ये फखरे आलम साहब यहाँ तक तो मैं भी आपको सेकंड करती हूँ। ये दिन ऐसे चल रहे हैं, ये मुसीबत ऐसी चल रही है, प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे हैं कि इस वक्त हॉस्पिटल्स जो ये सिर्फ अभी इस सिचुएशन को देखते हुए अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखे हुए हैं, ये साल से ये सब कुछ चलता आ रहा है, तो इस सिचुएशन को ही देखते हुए कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कम कर लें। बिल्कुल, आज हमने सुना ना 12,000 का टीका कितने लाख का निकल रहा है? जी बिल्कुल, 6 लाख रुपए का 12,400 mg का। ये कौन लोग हैं? ये कौन है ये? कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं? ये टीका कहाँ पे मिल रहा है? ये टीका एग्जैक्टली सर, लाहौर में बहुत सारे लोगों ने लाहौर से कंप्लेन की है, कराची से लोगों की कंप्लेन आई, फिर इस इंजेक्शन को पहले पाबंदी लगाई गई, फिर इसके ऊपर से पाबंदी तक हटा ली गई। लेकिन फखरे आलम साहब, एक और चीज़ जो मैं ये ओपिनियन रखती हूँ कि शायद वो हमारे तमाम सियासतदान, साबिका भी और मौजूदा भी, जो कोविड के इस वक्त पेशेंट्स हो रहे हैं तो वो खुद भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, और जो साबिका हुक्मरान है वो एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं दे सके यहाँ पर, या फिर ऐसे सिचुएशन को इतना अच्छा नहीं बना सके कि आज अपना इलाज वो वहाँ पर करवा लेते, और शायद फिर इसी बात का एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले उठा लेते, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले। साकिब साहब, मुझे ये बताइएगा सर, असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये अगले 15 दिनों के अंदर 50,000 के लगभग केसेस, 1.5 लाख के लगभग केसेस हो जाएंगे, और कुछ महीनों में ये 10 से 12 लाख तक जा सकते हैं। ऐसा आदादो शुमार वो शेयर कर रहे हैं, ऐसे खदशे का इजहार कर रहे हैं। सही कह रहे हैं सर वो? नहीं, ये सिर्फ असद उमर नहीं कह रहे कि पूरा मुल्क, पूरी दुनिया कह रही है। आपको मालूम है कि इंपीरियल कॉलेज से जो स्टडी आई है उसमें अल्लाह न करे बताया कि मिड ऑफ अगस्त में अल्लाह न करे 85,000 लोग एक दिन में शहीद हो सकते हैं इस बीमारी से पाकिस्तान में। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो हमारी लोकल रिसर्चर्स हैं, उनके भी बहुत खदशात हैं। और हम इस वक्त भरपूर अपील करते हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कि जी हम सब भरपूर अपील करते हैं कि जी 14 से 21 दिन का कर्फ्यू वाला जो लंगड़ा लूला जो हमारे कराची में लगा था कि लांडी कोरंगी सब खुला था, सिर्फ नॉर्थ नाजमाबाद और नाजमाबाद और डिफेंस क्लिफ्टन में आपने इकोनॉमिकल लॉकडाउन किया हुआ था, वो नहीं, कंप्लीट लांडी कोरंगी लियारी नाजमाबाद लालूखेत सब में आप कर्फ्यू वाला। फौज से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 1 महीने का 3 हफ्ते का ब्रेक दीजिए। एग्जॉस्ट हो रहे हैं हेल्थ सिस्टम, पहले ही डॉक्टर्स हमें नहीं मिल रहे, अस्पतालों में नर्सेज और आपको मैं सिचुएशन नहीं समझा। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ ऑन एयर इसी प्रोग्राम में, मैं माफी चाहता हूँ। फखरे आलम साहब हमारे मुल्क का फखर हैं, मगर भाई मैं जज्बाती हो गया था। मैं डॉक्टरों की खुशामद करता हूँ रुको, और नर्सों की, और लोग भाग रहे हैं, और अगर हम उनको मारने धाड़ने की और शीशे तोड़ने की, ये इंजेक्शन का ड्रैप से ताल्लुक है, इंजेक्शन का डॉक्टरों से क्या ताल्लुक है भाई? नहीं है कोई ताल्लुक, सोचिए ना। डॉक्टर्स को साकिब साहब आप जैसे कई सारे ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, ऐसे हम डॉक्टर्स को कुछ नहीं कह रहे हैं सर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें। जी फखर, देखिए आप हो, मैं हूँ, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, हम सब पाकिस्तानी है, हम सबका इकट्ठा साथ में मसला इस वक्त है। अगर हम लोग इस वक्त थोड़े से जज्बाती होकर एक दूसरे को कोई बात कह भी देते हैं तो उसको हमें इतना अच्छे नहीं होना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको मेरी आवाज में कोई गलत कलामी लगी है, मैं भी उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा मिल के मसला है और आपकी बात दुरुस्त है। जो मैं यही सवाल कर रहा था कि ये टीके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपको फखरे आलम साहब और साकिब निसार साहब, आप दोनों ने बड़ी बेहतरीन मिसाल यहाँ पर प्रोग्राम के जरिए कायम की है, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि ये बेहतरीन मिसाल ये हमें इस वक्त मुल्क के कोने कोने में दिखाई दे, तभी हम इससे जो है ना छुटकारा पा सकते हैं। जी फखर जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्लाज्मा के हवाले से बात हो रही है, तो ये एक हमारे कुछ नौजवान हैं, उन्होंने मिलकर एक चीज शुरू की है, MS फाउंडेशन पीके और जस्तजू पाक,
उनका हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, डोनेट प्लाज्मा फॉर ह्यूमैनिटी। जो ये कर रहे हैं कि जिनका प्लाज्मा जिनके पास है वो और जिनको जरूरत है उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, ताकि बीच में कोई उसका फायदा ना उठा सके, कोई उसको वो ना कर सके। तो अगर आप इन लोगों से राब्ता करेंगे, एक दफा फिर हैशटैग है डोनेट प्लाज्मा फॉर ह्यूमैनिटी, MS फाउंडेशन पीके, बिल्कुल ठीक है, ये आपका मसला बड़ा हल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फखरे आलम साहब, आप साथ मौजूद थे। साकिब अंसारी साहब, आप इससे पहले भी ब्लड डोनेशन डे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ है और उम्मीदें भी आपके साथ है कि इसी तरह से दीगर हॉस्पिटल्स भी इसी तरह से काम करें तो हम इस वबा से इंशाल्लाह जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर सकेंगे और कम से कम लोगों के लिए कुछ आसानी कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ी हूँ नाज़रीन। सोशल मीडिया पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है। तहरीक इंसाफ की पंजाब से रुकने सूबाई असम्बलियाँ उज़्मा कारदार साहिबा, इनको हुकूमत पंजाब की मीडिया स्ट्रैटेजी कमेटी से हटा दिया गया है। उज़्मा कारदार साहिबा को हटाने का नोटिफिकेशन उस वक्त सामने आया है जब सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई है नाज़रीन, जिसमें वो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया खातून अव्वल बुशरा बीबी के बारे में किसी से गुफ्तगू कर रही हैं। उज़्मा साहिबा की मुबैना लीक ऑडियो में वो ये फरमाती हैं कि बुशरा बीबी के कब्ज़े में जन्नात हैं जिनसे वो काम करवा लेती हैं और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कोई भी उनकी इजाज़त के बगैर रास्ता पार नहीं कर सकता है। इमरान खान जब घर जाते हैं तो उनकी बीवी उनकी शक्ल देखकर ही पहचान जाती हैं कि उनको आज क्या मसाइल हैं। इस ऑडियो के लीक होने के बाद उज़्मा को ओहदे से हटाना क्या बताता है? क्या वाकई ये वीडियो, माफ़ कीजिएगा, ये ऑडियो उन्हीं की है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उज़्मा कारदार साहिबा को अचानक ओहदे से क्यों हटाया गया? और अगर ऑडियो दुरुस्त है नाजरीन, बड़ा आम सवाल है, तो इसमें उन्होंने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और दीगर PTI लीडर्स के बारे में भी ऐसी बातें की हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा और बरतरफी की वजह यकीनन कुछ और होगी। इसी पर बात करने के लिए खुद उज़्मा कारदार साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। उज़्मा, मैं आपको खुद कहूँगी, सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाहूँगी कि आप बता सकती हैं क्यों आपको पंजाब हुकूमत ने तर्जुमान की हैसियत से अपने ओहदे से हटाया है? जी मुझे नहीं मालूम। मैंने CM साहब के साथ मुलाकात की रिक्वेस्ट की है। जब मैं उनके पास जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा, मुझे अभी नहीं मालूम, तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताइएगा, आपके नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, ये क्या माजरा है? जी, मामला तो वही है जो कि आपको पता है कि एक बुज़दिलाना हमला, जब आप दूसरे की परफॉर्मेंस को वैसे आप मैच नहीं कर सकते हैं तो फिर एक ही तरीका होता है कि आप मड सिंगिंग करें, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करें। और ये भी जो रिकॉर्डिंग है, पर्सनल कॉल को इन्होंने जोड़ के तोड़ के आप एडिट करके फेक बीच में वॉइस ओवर्स भी डाल के, तो इन्होंने एक अनोनिमस अकाउंट से ये वायरल की है। और मैं इस पे लीगल एक्शन इंशाल्लाह लूंगी क्योंकि ये एक क्राइम है। और आपने देखा है कि अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो ये खुल के सामने आते, लेकिन इनके पास माँ सिवाय इससे कि इन्होंने अगले बंदे को धंधा करना है और इनके पास इनका कोई मकसद नहीं होता। आपको पता है कि मैं पिछले 8-9 साल से मैं पार्टी को, अपने प्राइम मिनिस्टर को और हम सारे अपनी लीडरशिप को पिछले 8 साल से मैं डिफेंड कर रही हूँ और दिलो जान से कर रही हूँ। मेरी जो लॉयल्टी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पार्टी के साथ, वो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो अनक्वेश्चनेबल है। मेरी जान भी हाजिर है और मैं पूरे मनोअन से पहले भी करती रही हूँ, आज भी करूँगी और आइंदा भी करूँगी। मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर की ज़ात पे या उनकी फैमिली पे जब कोई हमला होता है तो उसको मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती। इन लोगों ने मोड़ तोड़ के ऐसी बातें वहाँ लगाई हैं, कुछ मेरी अपनी आवाज़ में, कुछ इन्होंने बीच में और डाली हैं काट पीट के। तो क्योंकि इनके जो पीछे इनकी जो नीयत थी वो यही थी कि इसको हमने गंदा करना है, लेकिन अल्लाह देख रहे हैं। उज़्मा, जो आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये आवाज़ आपकी है लेकिन इसे तोड़ मड़ोड़ कर काट पीट कर पेश किया गया है, लेकिन कौन करेगा ऐसा, क्यों करेगा? उज़्मा, अब गालिबन मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है उज़्मा कारदार साहिबा की जानिब। वापस आती हूँ, फिर इनसे बात को कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक से पहले कुछ ऑडियो का मसला हो गया था। उज़मा साहिबा, क्योंकि आप जो बात कर रही थी तो आपकी बात से मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद ये आवाज़ आपकी है लेकिन इसे काट पीट कर पेश किया गया है। आप कह रही हैं ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। जिसने ये किया है कौन ऐसा करेगा, क्यों करेगा, ये भी कुछ बताएंगी आप हमें? देखिए, ये जो जेलसी है ना, ये एक बहुत एक जालिम किस्म की चीज़ होती है। और इस वक्त जो भी इनके पीछे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि देखें, मैं पार्टी के लिए, कौम के लिए खिदमत में लगी हुई हूँ। मुझे बहुत पजीराई मिली है, मुझे बहुत अपने काम की वजह से पजीराई मिली है। तो मुझे ये भी बताया गया था, पता चला था कि सीएम ऑफिस से एक कंसिडरेशन के लिए मेरा नाम भी गया है पंजाब कैबिनेट के लिए। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं हजम हुआ। मुझे आपकी बातों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की वो पार्टी का ही हिस्सा है, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं, देखें जी, कोई ये अंदरूनी बैरूनी इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। और जिसने ये किया है, अफसोस मुझे इस बात के है कि उसने ये नहीं ख्याल किया कि चलो मेरी जात को तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन आप पार्टी को भी साथ नुकसान पहुंचाएंगे। कम से कम इसका पार्टी का तो ख्याल कर लें। कम से कम आप ऑपोजिशन को तो मौका ना देना बोलने का। आप जो मर्जी करना है आप करें, लेकिन यहाँ पे तो किसी चीज का लिहाज नहीं किया गया। और ये इंशाल्लाह ताला जो है, मैं इस पे लीगल एक्शन भी लूंगी। और मेरी जो पार्टी में, मैं मीडिया में आई हूँ, मेरे 400 प्रोग्राम है। भाई, एक प्रोग्राम आप उठा के दिखा दें जिससे मैंने कोई गैर जिम्मेदाराना कोई बात की हो। मैंने आज तक पूरे मनोअन से मैंने पार्टी को, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो वाइफ हैं वो बहुत एक्सपायर्स लेडी हैं, बड़ी प्योर लेडी हैं, और उनको हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, क्योंकि वो ये इनका हक है। और जहाँ तक हमारे इदारों की बात है, मेरे हमेशा क्लियर चांस रहा है कि हमारी आइन में इदारों की तमाम की जो हैं उनके अपने अपने वो जगह है। और सब जो है, एक सिविलियन हुकूमत की सुप्रीमेसी होती है। हमारी जो अफवाज हैं वो हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। और मैं तो एक फौजी खानदान से हूँ। मेरे तो वालिद, मेरे हस्बैंड, मेरे जो भाई सब फौजी हैं। और मैं जितनी कुर्बानी हमारी फौज ने, और हम कभी अर्थक्वेक, कभी फ्लड, कभी इलेक्शन, सबसे आगे होते हैं वो कौम की खिदमत की। और दूसरे एक और बात जो मुझे जिसकी सख्त मजम्मत करती हूँ, कुछ ऐसे नाम हमारी लीडरशिप के बीच में लिए गए हैं जो कि जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं इसकी खुले लफ्ज़ों में मजम्मत करती हूँ कि ये इन्होंने बीच में जोड़ तोड़ करके और एक फेक तरीके से ये बीच में चीजें डाली गई हैं, ताकि और टाइमिंग भी आप देखें क्या है। बिल्कुल वो टाइम है जब इस वक्त जो था हमारा सिचुएशन हो रही थी हम लोगों। उज़मा, जो आप बात कर रही हैं कि ऑपोजिशन को मौका देते हैं, चौथी पांचवी दफा इस तरह के मामलात हो रहे हैं, ऑपोजिशन को मौका मिल रहा होता है पार्टी के अंदरूनी मामलात की तरफ से। मुझे बताएं, आपकी बरतरफी के बाद वज़ीर आला साहब ने कोई इस पर नोटिस लिया, कोई राब्ता हुआ है, कोई वजाहत तलब की आपसे? जी, मेरी बिल्कुल मैंने राब्ता किया है, और इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हमारे बहुत जो है हमारा ख्याल रखते हैं। मेरी मुलाकात इंशाल्लाह ताला उनके साथ होगी, और मैं तमाम जो अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो उनके सामने भी मैं दूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि उनको बहुत एतमाद है। उज़मा, ऐसा है क्या फयाजुल हसन चौहान साहब से पहले आप वजारत इत्तलात की उम्मीदवार थी? लेकिन मैंने अपने आप को कभी कैंडिडेट नहीं बनाया किसी भी चीज का, और ना मुझे हिवस है किसी भी पोजीशन की या किसी भी ओहदे की। मैंने बेलॉस काम किया है क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ, और ये मुझे मेरे लीडर ने सिखाया है कि पोजीशन कोई चीज नहीं होती, खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़े। मैंने अपने आप को कभी किसी चीज का कैंडिडेट नहीं समझा। वो तो जिल्लो मंतजा, वो तो इज्जो मंतजा, इज्जत भी अल्लाह ताला देते हैं और जिल्लत भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो ये मुझे कोई मेरी नीयत साफ है
मेरा रब मेरी नीयत जानता है। और इंशाअल्लाह ताला जो सच है वो सच के सामने खुल के मुस्मा, आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है आप जज्बाती हो गई, का वक्त खत्म हो गया है। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया नाज़रीन। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।